आज हम व्याकरण विभाग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। व्याकरण विभाग में समास इस उपघटक के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 10 के व्याकरण विभाग में समास, शब्द और पद, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, मुहावरे आदि के बारे में पाठ्यक्रम दिया है। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण है वह है समास। तो इस समास के बारे में जानकारी लेने के लिए इस समास में हम क्या देखेंगे, समास में कौन कौन सी बातों को हम देखेंगे। तो विस्तार से समास में सबसे पहले हम देखेंगे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा, समास के भेद, समास के उदाहरण तथा समास पर आधारित स्वाध्याय। तो परिभाषा अगर हम देखते हैं तो परीक्षाओं के लिए नहीं, लेकिन समासिक शब्द, समास विग्रह आदि के लिए समास की परिभाषा महत्वपूर्ण है। तो इस समास की परिभाषा है, समास यानी समास शब्द का ये अर्थ है कि संक्षिप्तीकरण। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं। जैसे कि दो शब्दों को मिलकर एक शब्द बनता है, उसको समास हम कह सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि वह शब्द सार्थक होना चाहिए। सार्थक रचना यानी अर्थपूर्ण होना चाहिए। यह नया शब्द ही समास कहलाता है, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों को प्रकट किया जा सके, वही समास होता है। यानी कम शब्दों में बहुत कुछ कहने का अर्थ जिस शब्द में होता है वही समास होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। कमल के समान चरण, यानी इसका अगर समासिक शब्द है चरण कमल। रसोई के लिए घर, यह समास विग्रह है, इसका समासिक शब्द है रसोई घर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। देश का भक्त, देशभक्त, यानी सामासिक शब्द, और देश का भक्त विग्रह है। राजा का पुत्र, यह विग्रह है और सामासिक शब्द राजपुत्र। ये समास की परिभाषा, समास के उदाहरण है। लेकिन ये जो उदाहरण दिए गए हैं समास के अलग अलग भेदों के हैं। तो वह समास की कुल मिला के कितने भेद हैं? तो समास के कुल मिला के 6 भेद हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है हम पहले देखने जा रहे हैं अव्ययीभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठा है कर्मधारय समास। तो यह कुल मिला के 6 समास के भेद में से हम देखेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, यानी समास में हम अभी समास की परिभाषा में हमने देखा कि 2 पद होते हैं, 2 पदों से 2 शब्दों का मिलाप या संक्षिप्तकरण ही समास कहलाता है। तो उस प्रकार जिस समास का पूर्व पद प्रधान, यानी जो पहला पद होता है वह प्रधान महत्वपूर्ण होता है और वह अव्यय हो। अब अव्यय हमने कक्षा 8 कक्षा 9 में उसके बारे में जानकारी ली थी। तो अव्यय कितने हैं, कौन से हैं, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर भी जो है समास का पूर्वपद प्रधान तो होना चाहिए, लेकिन वह अव्यय होना चाहिए, तब जाके वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं यथामति, यानी उसका विग्रह होगा मति के अनुसार। आमरण, इसका विग्रह है मृत्यु तक। इनमें हम देखेंगे यथा और आ, यह क्या है? पूर्व पद भी और अव्यय भी है। अव्यय और पूर्व पद दोनों इसे कहा जा सकता है। जहाँ एक ये जो है समास, अव्ययीभाव समास पहचानने के लिए परिभाषा है, वैसी और एक परिभाषा कि कुछ शब्द इस तरह से भी आते हैं, तब जाके हमें इस परिभाषा का नहीं बल्कि जो आगे दी गई है, जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। अब यहाँ पे बार बार आवृत्ति यानी क्या कि वही शब्द बार बार आ रहा है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, घर घर, हाथों हाथ आदि।
कुछ अन्य उदाहरण भी हम इसके देख सकते हैं, जैसे कि आजीवन। अब आजीवन में बार बार शब्दों की आवृत्ति तो नहीं है, लेकिन यह जो शब्द है यह जो है अव्यय है, यानी और पूर्वपद भी हम उसे कह सकते हैं। इसका विग्रह है जीवन भर। खूबसूरत, अच्छी सूरत, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब ये विग्रह शब्द है। यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यानी यथाक्रम इस तरह से शब्द दिया जाएगा। आपको पूछा जाएगा समास का विग्रह करके भेद लिखिए, तब आपको लिखना है क्रम के अनुसार। और समास होगा अव्ययीभाव समास। भरपेट, पेट भर कर। हर रोज, अब यहाँ पे देखिए रोज रोज इस तरह से विग्रह भी दिया जाएगा, तब जाके आपको सामासिक शब्द कहना है तो वह बनेगा अर्हो। हाथों हाथ, अब यहाँ पे शब्द की आवृत्ति या शब्द बार बार, तो इसका विग्रह है हाथी हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। प्रतिदिन, अब ये भी शब्द है प्रतिदिन, इसका प्रत्येक दिन हम जानते हैं, प्रत्येक दिन और प्रतिदिन उसे कहा जाता है, तो यह समास अव्यय भाव में होता है। बेशक, अब बे जो है यह उपसर्ग या अव्यय या पूर्वपद भी हम कह सकते हैं। शक के बिना, निडर, डर के बिना। निसंदेह, उसका विग्रह है संदेह के बिना। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। और आमरण, मरण तक। तो यह कुछ शब्द है, यानी अव्यय भाव के कुछ शब्द, उसका विग्रह। लेकिन अव्यय भाव समास या अव्यय भाव किस तरह से उसकी हम पहचान कर सकते हैं, यानी अव्यय भाव अगर शब्द इस तरह से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तब हम उस परीक्षा में आने वाले शब्दों को उस भेदों के अनुसार कैसे पहचान सकते हैं, कि कैसे समझ में आएगा कि हमें ये जो शब्द दिया है वो इस भेद का है, ये जो शब्द दिया है वो इस भेद का है। जैसे कि हमने अभी देखा अव्यय भाव के कुल मिला के कितने 6 भेद हैं। तो यहाँ पे हमें अव्यय भाव समास की या अव्यय भाव या अव्यय की समास की पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, यानी हम तो अव्यय के बारे में हमने कि नाम में ही इसके अव्यय भाव समास, यानी समस्त पद या उसका पूर्व पद जो होता है वह अव्यय होता है, अर्थात समास लगाने के बाद भी उसका रूप कहीं नहीं बदलता है। उसके बाद इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। विभक्ति जैसे कि हम देखते हैं कि कारक हमने कक्षा 8 या 9 में पढ़े थे, उसकी कुछ विभक्तियाँ होती है, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। ये कुछ नियम या कुछ इस तरह से उदाहरण जो हैं, कुछ बातें हैं जानने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, कि हम उसके माध्यम से अव्यय भाव समास की पहचान या अव्यय समास की पहचान कर सकते हैं। जैसे ऊपर के समस्त शब्द हैं, पर अव्यय भाव समास, जिस समास का पहला पद पूर्व पद, ये परिभाषाओं में हमने देखा, परिभाषा में कि किस तरह से उसका पहला पद प्रधान होना चाहिए या वह अव्यय भी होना चाहिए, तब जाके वह अव्यय भाव समास कहते हैं। अब उसके उदाहरण में हमने देखे थे कि निडर, डर के बिना, या बेशक, इस तरह से उदाहरण में हमने देखे थे। लेकिन और कुछ बातें या और कुछ किस प्रकार से उस पर शब्द या किस प्रकार से पद आते हैं। अव्यय भाव समास में 3 प्रकार के पद आते हैं। अब वो कौन से हैं? तो उपसर्ग से बने पद, उपसर्ग से बने पद जिनमें उपसर्ग विशेषण हो। अब उपसर्ग प्रत्यय कक्षा 9 में हमने देखा था कि किसे कहा जाता है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो उपसर्ग, यहाँ पे कुछ उपसर्ग दिए हैं, जैसे आ, नीर, प्रति, नीस, भर, खुश, बे, ला, यथा। इन उपसर्ग से बने पद अव्यय भाव समास होते हैं, यानी यह जो उपसर्ग से बने हुए पद जो है वह अव्यय भाव समास होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि आजीवन, आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आजीवन, जीवन पर्यंत। निर्दोष, निर्दोष, यहाँ पे जो है निर जो उपसर्ग है, दोष रहित उसका विग्रह होता है। प्रतिदिन, प्रतिदिन एक शब्द है, उसे पूर्व या पूर्व पद प्रति लगा, उसे पूर्व पद कहते हैं।
या उपसर्ग भी कहते हैं कि उसका अर्थ होता है प्रत्येक दिन। बेघर, बेघर, बेघर यानी बिना घर के। लावारिस, ये ला या बे जो भी शब्द है ये सब उपसर्ग है, और आगे उसको जोड़ने के बाद उसका अर्थ में जो है देखते हैं कि लावारिस यानी बिना वारिस के। तो इस तरह से आगे की बात या नियम हम कह सकते हैं कि यदि एक ही शब्द 2 बार आए, जैसे कि यहाँ पे पहला नियम बताया गया कि उपसर्ग, दूसरा है कि एक ही शब्द 2 बार आए। उदाहरण, घर घर यानी घर के बाद घर, नगर नगर, नगर के बाद नगर, रोज रोज, हर रोज, रोज रोज, हर रोज। एक जैसे 2 शब्दों के मध्य बिना संधि नियम के होने मात्रा या व्यंजन आए तो वहाँ पर भी इस तरह से अव्ययभाव समास होता है। तो उसके उदाहरण दिए हैं, हाथों हाथ में यानी हाथी हाथ में, दीनों दिन, दिन ही दिन में, बागो बाग, बाग ही बाग में। यानी पहचानने के लिए कुछ शब्द, कुछ नियम या कुछ बातें इस तरह से बताई गई है। आगे जाकर हम देखने वाले हैं कि इसके उदाहरण या इसके विग्रह या पाठ्यपुस्तक में इसे कौन कौन से शब्द हैं जो अव्ययभाव समास में आते हैं, उसकी पहचान हम कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में भी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो इसके बाद जो है समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसकी परिभाषा भी उससे अव्ययभाव से विरोधाभास यानी उसके अपोजिट, विरोधाभास इसकी परिभाषा है कि जैसे देखो उसमें था अव्ययभाव में पहला पद प्रधान था। अब यहाँ पे क्या है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जिस समास का पहला पद प्रधान हो वो अव्ययभाव, और जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद हो जो प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी परिभाषाएं उतनी कठिन नहीं है, परिभाषा उतनी कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल परिभाषा है, हम उसको ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि परिभाषा के आधार पर उस शब्दों को या उसके विग्रहों के बारे में जानकारी हम ले सकते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण जैसे तुलसीदास कृत यानी तुलसीदास द्वारा कृत रचना, इसमें जो है कि विग्रह में जो भी कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। विभक्तियों के नाम, अब ये विभक्ति कारक हमने कक्षा 8 में देखे, व्याकरण विभाग में देखा था कि उसकी विभक्तियाँ कारक कितने हैं, कुल मिला के 8 भेद है, उसकी विभक्तियाँ अलग अलग है। तो यहाँ फिर उसका संदर्भ, उसके संबोध यहाँ पे आते हैं, तो उसका भी हमें यहाँ पे देखना है। तो उसी कारण यानी उस विभक्तियों के नाम के अनुसार ही तत्पुरुष समास के कुल मिला के 6 भेद हैं। तो 6 भेद में से कौन सा है, तो पहला है कर्म तत्पुरुष यानी गिरह कट, गिरह को काटने वाला। दूसरा है करण तत्पुरुष, यहाँ पे मन चाहा, मन से चाहा यानी से, को, के लिए, ये सब क्या है, ये सब उसकी विभक्तियाँ हैं। तो संप्रदान तत्पुरुष समास, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष, गंगा जल यानी एक का दूसरे के साथ संबंध, गंगा का जल। और अधिकरण तत्पुरुष, नगरवास, नगर में वास। अब यहाँ पे से विभक्तियाँ 2 बार आई तो हम उसको फिर हमें करण या अपादान कारक क्या था ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसके ज़रिए अगर हम देखेंगे तो अपादान यानी अलगाव था, करण यानी साधन था, तो इसलिए वो से उस शब्द या उस वाक्य में इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हमें जानकारी, यानी इसके पहले व्याकरण जो है हम अगर पिछले साल जो भी पढ़ा होता है तो वो अगले साल नहीं आएगा, ऐसे नहीं होता है। तो उसका संबोध या उसके संदर्भ आगे आने वाले हर घटक के लिए जुड़े होते हैं या उसका उसके साथ संबंध होता ही है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि वो याद में रखना है, तो हमें झट से समझ में आता है कि ये इस तरह से इसका भेद है ना। भेदों के भेद है, समास के 6 भेद है, उसमें से हमने पहला अव्ययभाव देखा, दूसरा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में फिर 6 भेद है। तो वह 6 भेद कौन से हैं, जो कारक है, कारक में से कर्म कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, वही यहाँ पे तत्पुरुष के रूप में
लिए गए हैं और उसके उदाहरण। अब आपको परीक्षा में देश से निकाला, इस विग्रह का समस्त पद बनाइए। समस्त पद बनाइए तो देश निकाला और उसका भेद लिखिए। समस्त पद का भेद लिखना है तो तत्पुरुष समास। अगर आप वहाँ पे अपादान तत्पुरुष भी लिखते हैं तो लाभदायक होगा और अच्छा होगा। तो इस तरह से हमें अधिक जानकारी के लिए इन भेदों के बारे में भी जानकारी रखनी है। आने वाले जो है परीक्षा में किस तरह के शब्द आने वाले हैं, पाठ्य पुस्तक में से हम शब्द लेंगे। उन शब्दों का कुछ इस तरह के शब्द जो है कि यह तत्पुरुष समास है या अव्ययभाव समास है, वो भी हम देखेंगे। यानी आने वाले जो है स्वाध्याय में अलग अलग शब्दों को लेकर अलग अलग समास विग्रह के शब्द समस्त पद दिए जाएंगे, उसका विग्रह करना पड़ेगा, उसका भेद लिखना पड़ेगा। कुछ विग्रह दिए जाएंगे, उसका समस्त पद करना पड़ेगा, उसका भेद लिखना पड़ेगा। ये हम विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन आज हमने समास की परिभाषा, उस समास की परिभाषा में फिर समास के भेद, कुल मिला के समास के 6 भेद हैं और उस समास के 6 भेदों में से जो 2 भेद अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास, और अव्ययभाव समास की परिभाषा, कुछ उदाहरण, तत्पुरुष समास के परिभाषा, उसके भेद और उसके कुछ उदाहरण आदि के बारे में हमने यहाँ पे आज जानकारी ली है। जो बचे हुए समास के भेद हैं उसको हम अगली तासिका में ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।